हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपनी पाठशाला। अपनी पाठशाला में आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का मैं संजीव कुमार स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम आपके क्लास 9th का बुक इंग्लिश बुक पनोरमा पार्ट 1 का पोइट्री सेक्शन से एक बहुत ही शानदार पोएम लेकर आए हैं जिसका टॉपिक है द ग्रैंड मदर। और इस ग्रैंड मदर पोएम में राइटर रे यंग बियर ने ऑथर रे यंग बियर ने अपने दादी माँ के प्यार को दर्शाया है, उनके स्नेह को दर्शाया है। यानी जब वो जीवित थीं तो उस समय अपने दादी से जो भी प्यार उनको मिला, स्नेह मिला, आज उनके मरने के उपरांत वो सारा उनको याद आता है। उनकी आकृति, उनका शेप कैसा था वो याद आता है। उनके हाथों से कैसी खुशबू आती थी ये उन्हें याद आता है। उनके आवाज़ कैसे थे ये उन्हें याद आता है। और इन्हीं उनके याद में, उनके मेमोरी में, उनके ही याद में ये कविता, ये पोएम रे यंग बियर ने आपके लिए लिखी है। और यह आशा की है कि जो आप भी अपने दादी से, अपने नानी से उतना ही प्यार करते होंगे जितना रे यंग बियर अपने दादी और अपने नानी से करते हैं। तो चलिए, वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो मैं आपसे बस एक ही आग्रह करूँगा कि जो आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो को अगर ये पसंद आए वीडियो तो उसको लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर गोइंग टू डीप इनटू द पोएम, let's know something about the poet रे यंग बियर। सबसे पहले हम रे यंग बियर के बारे में, उनके जीवनी के बारे में जानेंगे। कह रहा है कि रे यंग बियर वाज बर्न इन 1950। रे यंग बियर का जो जन्म है वह 1950 ईस्वी में हुआ है। इज अ नेटिव अमेरिकन पोइट, वो मूल रूप से अमेरिकन पोइट हैं। एंड नोवेलिस्ट ऑफ मेस्क्यूकी, वो अमेरिकन, जैसे इंडिया के लोगों को इंडियन कहते हैं, जापान के लोगों को जापानीज कहते हैं, नेपाल के लोगों को नेपाली कहते हैं, उसी तरह अमेरिका के लोगों को अमेरिकन बोलेंगे। तो वो मूल रूप से अमेरिकन पोइट हैं एंड नोवेलिस्ट ऑफ मेस्क्यूकी ट्राइब ऑफ नॉर्थ अमेरिका। और वो नॉर्थ अमेरिका के, ट्राइब मतलब होता है जनजाति, तो नॉर्थ अमेरिका के मेस्क्यूकी जनजाति से वो बिलोंग करते हैं और वहीं उसी के वो नोवेलिस्ट हैं, उपन्यासकार हैं। ग्रोइंग अप ऑन द मेस्क्यूकी ट्राइब सेटलमेंट इन आइवा, और आइवा के मेस्क्यूकी ट्राइबल सेटलमेंट में वो पले बढ़े हैं, ग्रोइंग अप बढ़े हैं। ही वाज इनकरेज्ड, और उनको इनकरेज किया गया था, प्रोत्साहित किया गया था। किस चीज़ के लिए प्रोत्साहित किया गया था? प्यारे बच्चों, आज आप लोग स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपको कोई इनकरेज करेगा कि आप अच्छे से पढ़े लिखे और अच्छे पदों पे जाएं, जिससे आपके समाज, आपके परिवार और आपके राज्य और आपके देश का नाम रोशन हो सके, आप जीवन में सफलता हासिल कर सके। तो इनको भी इनकरेज किया गया था, प्रोत्साहित किया गया था टू लर्न इंग्लिश सीखने के लिए। इंग्लिश सीखने के लिए इनको प्रोत्साहित किया गया था बाय हिज मैटरनल ग्रैंड मदर, उनके नानी माँ के द्वारा। यानी उनकी नानी माँ ने इनको इनकरेज किया था, प्रोत्साहित किया था इंग्लिश सीखने के लिए। मैटरनल ग्रैंड मदर मीन्स नानी माँ, और ग्रैंड मदर मीन्स दादी माँ, तो यहाँ मैटरनल ग्रैंड मदर हैं। एंड बिगेन टू ट्रांसलेट हिज पोएम्स, यानी कहने का मतलब कि वो अभी तक वहाँ के जो लोकल मेस्क्यूकी का जो लोकल लैंग्वेज था, उस लोकल लैंग्वेज में ही, मेस्क्यूकी में ही वो अपने, उनको मेस्क्यूकी लैंग्वेज के अलावा इंग्लिश नहीं आती थी, इसीलिए इंग्लिश को
सीखने के लिए उनके दादी माँ ने उनको प्रोत्साहित करने का काम किया था, इनकरेज किया था। ही बिगेन टू ट्रांसलेट हिज पोएम, और जब इंग्लिश उन्होंने सीख ली तब ही बिगेन टू ट्रांसलेट, वो हिज पोएम्स, अपने कविताओं को उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना शुरू किया इनटू दैट लैंग्वेज, इंग्लिश में। हिज वर्क वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1968, और उनका पहली जो रचना है, पहला जो पोएम है, वो 1968 में प्रकाशित हुआ था, पब्लिश हुआ था। अब सोचिए 1950 में उनका जन्म होता है और 1968 में उनका फर्स्ट वर्क जो है ना वो पब्लिश हो जाता है। तो ये ध्यान में रखेंगे आप कि मात्र 18 वर्ष के उम्र में उनका पहला जो वर्क था वो पब्लिश हुआ था। He often switches between English and the Muscogee language to express himself more fully. अब वो प्रायः स्विचेज बिटवीन, वो स्विच करते थे बिटवीन इंग्लिश और मस्क्यूकी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज में अपने आप को स्विच करने में वो एबल हो चुके थे। टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ मोर फुली, और दोनों ही भाषाओं में अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते थे, अपने बातों को अपने कविताओं के माध्यम से एक्सप्रेस कर पाते थे बहुत अधिक अच्छे तरीके से। इन द प्रेजेंट पोएम, इस जो ये वर्तमान जो कविता आप पढ़ रहे हैं, द ग्रैंड मदर, ही ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ हिज ग्रैंड मदर। इस कविता में उन्होंने अपने दादी माँ के पिक्चर को चित्रांकित करने का काम किया है, चित्रांकित किया है। वो अपने मरणोपरांत अपने दादी की याद में वो कैसी दिखती थी, उनका शेप कैसा था, उनका आकार कैसा था, उनके हाथों से कैसी खुशबू आती थी, उनके आवाज़ कैसे थे, इन सब चीज़ों को उन्होंने इस पोएम के माध्यम से डिस्क्राइब किया है और बताया है आपको। ऑल लविंग एंड ऑल इंस्पायरिंग, सभी प्यार करने वाले, यानी जो भी अपने दादी से प्यार करते हैं उन सबों के लिए ये कविता है। ऑल इंस्पायरिंग, और प्रशंसा से प्रेरित, आदर भाव जगाने वाला, यानी प्रशंसा है और आदर भाव जगाने वाला है अपने दादी और नानी के प्रति। तो चलिए पोएम की शुरुआत करते हैं, पोएम को पढ़ते हैं कि जो कैसे उन्होंने अपने दादी माँ के प्यार को इस कविता में दर्शाया है, डिस्क्राइब किया है। कह रहे हैं कि जे इफ आई वर टू सी, यदि मैं देखूं हर शेप, उसके आकार को, दादी माँ के आकार को यदि मैं देखूं, फ्रॉम अ माइल अवे, 1 मील की दूरी से, आई डिड नो सो क्विकली, तो मैं जल्दी जान जाऊंगा, दैट इट वुड बी हर, कि जी ये मेरी दादी ही है। यानी राइटर अपने प्यार को, अपने स्नेह को दिखाना चाहते हैं कि जब मैं अपने दादी से इतना प्यार करता हूं कि जो 1 मील की दूरी से भी मैं अपनी दादी को अगर देखूं तो उनके आकार को देखकर, उनके शेप को देखकर मैं जान जाऊंगा कि जो वो मेरी ही दादी हैं। जैसे आप किसी से स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं, तो बहुत दूरी रहने पे भी पीछे से भी उस व्यक्ति को पहचान पाते हैं। तो इसी प्रकार राइटर भी अपने दादी से बहुत प्यार करते हैं और 1 मील की दूरी से भी अपनी दादी को झट से पहचान जाते हैं और वो पहचान बताते हैं, क्योंकि सभी व्यक्ति का जो ड्रेसअप होता है, वेशभूषा होता है, वो पहनने का तरीका जो होता है वो अलग अलग होता है। तो उसी प्रकार कहते हैं कि द पर्पल स्कार्फ एंड द प्लास्टिक शॉपिंग बैग, क्योंकि मेरी दादी माँ के पास हमेशा है ना एक पर्पल कलर का स्कार्फ, दुपट्टा रखती थी वो, एंड प्लास्टिक शॉपिंग बैग, और जब वो बाजार जाती थी तो एक प्लास्टिक का थैला रखती थी, शॉपिंग बैग रखती थी, शायद इसलिए भी वो पहचान जाते होंगे। इफ़ आई फेल्ड, यदि मैं महसूस करूं, हैंड्स ऑन माई हेड, अपने सर पे हाथ, आई डिड नो दैट दोज वेयर हर हैंड, तो मैं झट से पहचान जाऊंगा कि ये जो हाथ है ना मेरी दादी के ही हैं। अब कैसे पहचानते हैं, आगे के लाइनों में बता रहे हैं। वार्म एंड डैम, वार्म मतलब होता है ना ही ज़्यादा हॉट ना ही कोल्ड, यानी जो ना ही ज़्यादा गर्म हो और ना ही ज़्यादा ठंडा हो ना, तो बीच का वार्म, गर्म। एंड डैम, डैम मतलब नमी। तो कहते हैं
कि क्योंकि मेरी दादी के जो हाथ है ना वो हल्का गर्म हुआ करते थे, एंड डैम, और उसमें नमी थी, विद द स्मेल ऑफ रूट्स, और उनके हाथों से जड़ों की खुशबू आती थी, जड़ों की खुशबू आती थी। इफ़ आई इसलिए मैं अपने दादी के हाथ को जब भी अपने सर पे पाता था तो उन खुशबू से, उन नमी वार्म एंड डैम हाथों के कारण मैं अपने दादी के हाथों को पहचान जाता था। इफ़ आई हियर्ड, यदि मैं सुनूं, अ वॉइस कमिंग फ्रॉम द रॉक, यदि मैं सुनूं कोई आवाज जो चट्टान से आ रही हो, आई डिड नो, तो मैं चट से जान जाऊंगा कि ये जो आवाज है मेरी दादी माँ के ही हैं, क्योंकि हर वर्ड्स वुड फ्लो इनसाइड मी, क्योंकि आज भी मेरे दादी के जो शब्द हैं वो मेरे अंदर फ्लो कर रहे हैं, बह रहे हैं। लाइक द लाइट ऑफ समवन स्टिंग ashes फ्रॉम अ स्लीपिंग फायर एट नाइट, जैसे कि किस तरह मेरे दादी के, राइटर के दादी के आवाज़ जो हैं उनके अंदर फ्लो कर रहे हैं, वो बताते हैं कि जैसे रात के समय में जब लाइट पे, प्रकाश पे स्ट्रिंग आसेज जो धूलकण होते हैं वो स्ट्रिंग करते हैं, तैरते हैं, ठीक उसी प्रकार मेरे दादी के जो शब्द हैं आज भी मेरे अंदर फ्लो कर रहे हैं। इसको समझिए ऐसे कि मानिए आप किसी अंधेरे कमरे में हैं और कहीं किसी होल के माध्यम से, छेद के माध्यम से थोड़ा सा प्रकाश, सूरज की किरणें या किसी प्रकार की लाइट आ रही है, तो आप पाएंगे उस लाइट पे बहुत सारे छोटे छोटे धूलकण तैरते हुए दिखते हैं ना। तो ठीक उसी प्रकार कह रहे हैं कि जिस तरह उस लाइट पे धूलकण जो है ना वो तैरते हैं, ठीक उसी प्रकार आज भी मेरे दादी के जो शब्द हैं जो उन्होंने अपने जीवित अवस्था में मुझसे कही थी, वो सारे शब्द आज भी मेरे अंदर फ्लो कर रहे हैं, तैर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार लाइट पे धूलकण तैरते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि जो राइटर जो हैं वो अपने दादी माँ से कितना प्यार करते हैं, कितना स्नेह रखते हैं। In this poem, writer depicts the emotional love and affection bestowed upon the poet's grandmother to him, to also throw light on his sweet memory, which has preserved in his heart forever and most valuable. कह रहे हैं कि इस कविता के माध्यम से कवि जो है ना वो अपने दादी माँ के संवेदनापूर्ण प्रेम तथा ममत्व जो कवि के द्वारा दादी उसकी प्रदान की थी का सजीव चित्रण किया है ना, सजीव चित्रण किया है। यह अपने हृदय में संजोई गई मधुर स्मृति पर भी प्रकाश डालते हैं, यानी हृदय में जो भी चीज़ें उन्होंने संजो कर रखी थी अपनी दादी माँ के, उस पे ये कविता प्रकाश डालती है और सदैव के लिए अपने हृदय में उनके प्यार को संचित कर लिया है, तथा वो जो प्यार है, वो जो लव है, वो जो स्नेह है अपने दादी माँ के प्रति, वो अत्यंत ही मूल्यवान है, अत्यंत ही वैल्यूएबल है। प्यारे बच्चों, चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर को, ट्रू फॉल्स को। कह रहा है कि द राइट टी फॉर ट्रू, अगर ये स्टेटमेंट सत्य है तो इसको ट्रू कहिए और अगर फॉल्स है तो इसको फॉल्स लिखिए। पहला कह रहा है द स्पीकर सीज हिज ग्रैंड मदर फ्रॉम 2 miles अवे। क्या आप स्पीकर मतलब यहाँ पोइट से है, राइटर से है, तो कह रहा है कि जो स्पीकर सीज हिज ग्रैंड मदर अपने दादी माँ को देखते हैं फ्रॉम 2 miles अवे, 2 मील की दूरी से नहीं, राइटर 1 मील के दूरी से देखते हैं, तो इसका ये स्टेटमेंट जो है ना वो फॉल्स है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। द ग्रैंड मदर्स स्कार्फ वाज रेड, दादी माँ के जो स्कार्फ थे वो रेड कलर के थे, नहीं, उनके दादी माँ के जो स्कार्फ थे वो पर्पल कलर के थे, तो ये भी स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। द शॉपिंग बैग वाज मेड फॉर जूट, जो शॉपिंग बैग था वो जूट से बना हुआ था, नहीं, वो शॉपिंग बैग जो था वो प्लास्टिक का बना हुआ था, तो ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है। द पोएट
फेल्ट हैंड्स ऑन हेड, पोइट जो है ना अपने दादी माँ के हाथ को अपने सर पे महसूस करते थे, तो ये स्टेटमेंट सही है, ट्रू है। द ग्रैंड मदर्स हैंड वेयर टू हॉट, दादी माँ के जो हाथ है वो बहुत ज़्यादा हॉट थे, गर्म थे। नहीं, जो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं थे, वो वार्म थे, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। हर हैंड्स वेयर वार्म विद द स्मेल ऑफ फ्रूट, और उनके दादी माँ के जो हाथ थे ना वो वार्म थे विद द स्मेल ऑफ फ्रूट, और उनके हाथों से जड़ों की खुशबू आती थी, हाँ आती थी, तो इसका ये जो स्टेटमेंट है ट्रू हो जाएगा। अब वॉइस वाज कमिंग फ्रॉम द माउंटेन, और उनके दादी माँ के जो आवाज़ हैं वो माउंटेन से आते थे, नहीं, राइटर ने रॉक से कहा है, चट्टान से कहा है, तो इस ये भी स्टेटमेंट जो है ना वो फॉल्स हो जाएगा। आज के लिए इतना ही बच्चों, फिर मिलेंगे इसके कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।